Hello everyone. Now your topic is word शब्द. कल आपको बताया गया था शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं. आज भी सेम टॉपिक ही होगा. जैसे शब्द के बारे में कल आपको बताया गया था कि कम से कम दो अक्षर होने चाहिए कि जिसको जिसको मिला करके एक शब्द बन जाए. जैसे छोटा आ और मिल गया आपका कोई चीज़ और ले लीजिए, का ले लीजिए तो अक हो जाएगा, ना ले लीजिए ला ले लीजिए तो नल हो जाएगा, का ले लीजिए ला ले लीजिए तो कल हो जाएगा. अब इस तरीके से. और बड़ा आ ले लीजिए, एक अक्षर बड़ा आ हो गया, दूसरा हो गया आपका जा ले लीजिए तो आज हो जाएगा. छोटे छोटे अक्षर मतलब जिसको तोड़ने पर उनके अर्थ नहीं निकलते. फिर उसके बारे में आपको बताया गया था. लेकिन आपको ये बताया गया था कि कम से कम दो अक्षर मिला करके एक शब्द बनते हैं. ये आपको बताया गया. फिर आपको ये बताया गया था कि व्युत्पत्ति के बेस पे, व्युत्पत्ति के आधार पे इनको तीन हिस्सों में बांटा गया है. जैसे पहला था आपका रूढ़ रूढ़ शब्द, दूसरा आपका था रूढ़ यौगिक शब्द, तीसरा आपका था यौगिक शब्द. रूढ़ यौगिक में ये बताया गया था आपको कि जिनको तोड़ने पर, इट मीन्स संधि विच्छेद करने पर, तोड़ने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द. यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनको तोड़ देने पर भी उनके कोई न कोई अर्थ निकलते हैं. जैसे रूढ़ का एग्जांपल एक मैं देता हूँ. आज आज में आ को आप तोड़ देंगे, जा को आप अलग अलग कर देंगे तो बचेगा क्या? एक तरफ आ बच जाएगा, एक तरफ जा बच जाएगा. दोनों की मीनिंग नहीं होती है, विदाउट मीनिंग हो जाएंगी. मीन्स ये नॉनसेंस हो जाएंगी. तो आप लोग करेंगे क्या? इन दोनों को आप देखेंगे, दोनों को अलग करेंगे, दोनों की मीनिंग नहीं निकलेगी. मीन्स ये रूढ़ हैं. फिर आप देखेंगे यौगिक किसे कहते हैं. यौगिक कहते हैं जब कोई भी दो ऐसे अक्षर मिलाए जाते हैं या ऐसे शब्द मिलाए जाते हैं जिनका कोई भी मतलब निकलता हो. जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था विद्यालय. विद्या को अलग कर दीजिए, आलय को अलग कर दीजिए. विद्या की मीनिंग होती है इल्म, है ना, ज्ञान, नॉलेज. और इसी के साथ साथ आलय की मीनिंग होती है घर. इट मीन्स विद्या के घर को ही हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं. दैट इज सॉल्व. अब रूढ़ यौगिक में क्या होता है? रूढ़ देखिए दोनों चीज़ इसमें मिलती हैं. एक तरफ रूढ़ भी मिलता है, एक तरफ यौगिक भी मिलता है. लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है, या होता भी है तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है. क्योंकि अभी ये सिर्फ बताया जा रहा है ऊपर ऊपर की चीज़ें. देखिए इसमें होता क्या है. रूढ़ यौगिक में रूढ़ तो आप समझ गए ना कि जिसको तोड़ने पर, जिन शब्दों को तोड़ने पर उनके अलग अलग अर्थ न निकलते हों उसे रूढ़ कहते हैं. और यौगिक क्या है कि दोनों को अलग अलग आपने कर दिया लेकिन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं. जैसे इसमें रूढ़ में बताया आज, विद्यालय में, इसमें यौगिक में बताया विद्यालय. अब देखिए सेम टॉपिक ये आता है आपका. आप लोगों को सिर्फ परेशानी किस बात की रहती है? दिखाई नहीं देता है, ये नहीं देता, सुनाई तो देता है. सुनाई देता है, यूज़ करिए, कान में वो लगाइए, एयरफोन या एयरपॉड का यूज़ कीजिए. तमाम तरीके के आपके पास में सारे सामान मौजूद है. मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप लोगों के पास मौजूद ही. तो उन सारी चीज़ों का यूज़ करिए, फालतू चीज़ों में नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई में यूज़ करिए. देखिए 2 महीने 8 दिन आपके बचे हैं. पूरी तरीके से लग करके, मेहनत करके आप लोग अपनी तैयारी कीजिए. जितने भी डेज़ आपको मिले हैं इसमें पढ़ाई कीजिए. अपना टाइम जो है वेस्ट ना करिए. ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही किया है. और मैं देखा करता हूँ अक्सर. देखिए इसमें क्या आप लोग करते हैं, ढूंढा करते हैं कहाँ से लिख लें. पहले हर बातों को सुनो, एक एक बात को सुनो, समझो, फिर उसके बाद लिखते भी रहो. पुश कर लिया वीडियो को, अब तो वीडियो में है ना, पुश किया फिर अपना लिख लिया थोड़ा सा, फिर पुश किया फिर लिख लिया. 10 मिनट तो कम से कम टाइम दे ही सकते हैं आप लोग. 10 मिनट भी टाइम नहीं देते.
बड़े अफसोस की बात है कि घर में रहते हुए 10-20 मिनट नहीं दे पा रहे। आप अपना लॉस करेंगे, मेरा क्या है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आप जाने, वो आपका काम जाने। जो भी नहीं समझ में आता ये भी मैंने कह दिया कि आपको बताया जाएगा, आप पूछिए तो बताएंगे आपको। अब देखिए, रूढ़ यौगिक, रूढ़ मतलब जिनके अर्थ निकलते भी ना हो और निकलते भी हो, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ यौगिक, है ना। जैसे लंब में से अलग कर देंगे ला को, अम्ब बचेगा। एक की मीनिंग एक में नहीं निकल रहा है लेकिन एक में निकल रहा है, दोनों को जब मिलाएंगे तो दोनों में निकल रहा है। तो इस तरीके से पीतांबर, पीला है अंबर, है ना। पीत, पीत को अलग करेंगे, फिर पीत में से पा को अलग, पीत को अलग करेंगे, ता को अलग करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन पीत प्लस अंबर करेंगे तो अर्थ निकल आएगा। तो इस तरीके के शब्द आपके रूढ़ यौगिक में आ जाते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है आज, स्ट्रक्चर के बेस पे शब्द कितने टाइप के होते हैं, यानी रचना के आधार पे शब्दों के भेद। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों से मिल करके शब्द बनता है। व्युत्पत्ति के आधार पर बना, बता दिया था मैंने, यानी इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये जन्म कैसे लिए हैं। वो 3 तरीके के हैं, रूढ़, रूढ़ यौगिक और यौगिक। आज आपको बताएंगे रचना के आधार पे शब्द कितने होते हैं। रचना के आधार पे, यहाँ पहले आप लिख लीजिएगा, देखिए ये है रचना के आधार पर शब्द। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो ये आती है, एक है उसमें आया था व्युत्पत्ति, इसमें आया है रचना, ठीक है ना। उसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो कोई पूछेगा तो 3 बताएंगे, लेकिन रचना के आधार पर कोई आपसे पूछेगा तो इसमें आपको 4 बताना। कितने होते हैं? 4, याद रखिएगा। देखिए पहला आपका होता है तत्सम, ये आधा ता है, ठीक है ना। एक एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप लोग अब भी न लिख पाए और उसमें पूछा करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ये है तत्सम और ये है तद्भव, ये आधा दा है, तद्भव। और ये है आपका देशज, और ये आपका है विदेशज, विदेशज। अब एक एक के बारे में मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको सुनिए। रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 4। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3। अब इस कदर की सर्दी है कि क्या बताएं, हाथ तो बिल्कुल जो है जम जाता है यहाँ। तत्सम, तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत के शब्द थे और हिंदी में ज्यों का त्यों यूज हो जाते हैं। मतलब जैसे मयूर, मयूर मीन्स होता है मोर, लेकिन संस्कृत में मोर को कहते हैं मयूर। गर्दभा, ठीक है, या गर्धभ, ठीक। गर्धभ मीन्स बैल, लेकिन ये ज्यों का त्यों जो है यूज हो जाते हैं। संस्कृत वाले हैं लेकिन यहाँ पर भी हिंदी में भी यूज हो जाते हैं। जैसे कृषक, कृषक यानी किसान, कृषक भी हिंदी में आप लोगों को मिल जाएगा, अक्सर बुकों में देखेंगे कृषक भी लिखा रहता है। लेकिन आप ये गौर कीजिएगा कि इसमें ये कौन से शब्द हैं, ये आप समझेंगे ग्रामर से। इनको कहते हैं तत्सम रूप, यानी संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों यूज हो जाते हैं। ये डिफिनेशन आपको लिखनी है, सुन लीजिएगा। तत्सम उसे कहते हैं जो हिंदी में
ज्यों का त्यों शब्द प्रयोग हो जाते हैं या यूज हो जाते हैं, प्रयोग हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे मयूर, कृषक, एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ दो ही लिखवाए। काम में देखिए ये री की मात्रा लगी है, मीन्स छोटा सा टा, कृषक। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संस्कृत की आकर के सीधा हिंदी में यूज हो जाती, लेकिन यह है किस में की, ये संस्कृत की। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत की नहीं हो करके हिंदी की होती हैं। मतलब जब ये हिंदी में आती हैं तो ये हिंदी की ही रह जाती हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे मोर, किसान, उसी चीज को मैं फिर से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसकी मीनिंग में मोर और किसान। एक और लिख लीजिए, आदतन लिखवा दे रहे हैं। हिंदी में कहते हैं कुक्कुर, संस्कृत में, सॉरी फॉर दिस, कुक्कुर। कुक्कुर जानते हैं किसे कहते हैं? हिंदी में जब आप आएंगे तो इसको कहते हैं कुत्ता। छोटा ओ की मात्रा है, कुकुरा संस्कृत में कहते हैं और हिंदी में इसी चीज को कुत्ता कहते हैं। अब देखिए तीन, इधर मैंने संस्कृत के शब्द तीन लिख दिए, इधर हिंदी के लिए। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम उसे कहते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, तत्सम उसे कहते हैं जो संस्कृत के शब्द थे और बिना बदले हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव उसे कहा जाता है जो हिंदी के शब्द हैं, जो, या कह दीजिए आपकी जो संस्कृत के शब्द हैं, या आपके ऊपर है कैसे आप बनाते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं परंतु हिंदी में आने के बाद वो हिंदी के जैसे इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मोर, किसान, कुत्ता, बैल, भैंस, इस टाइप से। तत्सम में जैसे मयूर, कृषक, कुकुरा, ऐसे आप बता सकते। देशज शब्द किसे कहते हैं? देश, देखिए इसकी मीनिंग जो होती है ना, तत्सम, तत्सम समझते हैं ना, उसके ही जैसा इसकी मीनिंग होती है। तत् प्लस सम, सम का मतलब होता है बराबर, ठीक है, इक्वलिटी जिसमें होती है। तो तत्सम यानी उसके ही जैसा, उसे ही तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत के हैं तो संस्कृत के ही रहेंगे। तद्भव यानी अपने भाव को बदल देता है, अपने जैसा नहीं रहता, बदल देता है भाव को, उसे हम तद्भव कहते हैं। ये तो मीनिंग से, इससे आप इसको देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देशज, देश, अगर जा को हटा दें तो आपको देश दिख रहा होगा। तो देश की मीनिंग ये होती है कि जो हमारे देश में बोले जाते हैं, जो हमारे देश में शब्द बोले जाते हैं उसे कहते हैं देशज। हमारे देश में कैंची नहीं बोली जाती, ठीक है ना, हमारे देश में बैट बॉल नहीं बोला जाता, ये हमारे देश की लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखिएगा। हमारे देश की जो लैंग्वेजेस है ना वो बहुत ही अटपटी हैं, उसको अगर बोलने लगे तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा क्या कह रहे हैं। या तो आपको आदिवासी घोषित कर देगा कि आप आदिमानव हैं, पहले के आदमी, जैसे पहले के लोग थे वो हैं, या आप जो है बिल्कुल से अनपढ़। जबकि सही लैंग्वेज क्या है? देशज में ये सारी चीज़ें, ग्लास, ये नहीं बोला जाता, ठीक है, इसमें कुछ और चीज़ें बोली जाती, कटोरा, इट मीन इसी टाइप से बोली जाती, ठीक है। जैसे बैट बॉल को क्या कहते हैं, है ना, लकड़ बट्टम, और पता नहीं क्या क्या, दे दनादन प्रतियोगिता, लकड़ बट्टम,
फिर कुछ कहते हैं गोल बट्टम, बैट बॉल को, दे दनादन प्रतियोगिता यानी बैट बॉल खेलने को, लकड़ बट्टम, गोल बट्टम, दे दनादन प्रतियोगिता उसे कहते हैं बैट बॉल खेल। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द, मतलब जो हमारे देश में ही बोले जाते हैं उसे कहते हैं चलो आओ बैठ जाओ, ये हमारे देश की लैंग्वेज। ये हमारी देश की लैंग्वेज नहीं, आइए बैठ जाइए, ये हमारे देश की लैंग्वेज है ही नहीं। ये आइए और बैठ जाइए ये मुगलों ने फारसी से निकाल दी थी तोड़ करके, ठीक है। जब यहाँ मुगल आए तो उनको परेशानी होती थी, यहाँ कोई पता नहीं पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, पाली भाषा। तो जब यहाँ पे आए तो उनको नहीं समझ में आती थी, तो उन्होंने क्या किया कि फारसी और पाली को मिला करके एक नई चीज़ को जन्म दे दिया, उसका नाम था उर्दू। और फिर उर्दू से ही हिंदी निकल आई। तो बहुत लोगों का मानना है हिंदी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं इसमें बहस में नहीं पड़ता, जबकि सही लिखा हुआ तो यही है। हिस्ट्री में तो यही मिलता है कि मुगलों ने ही उर्दू का ईजाद किया था, हिंदी भी उसी टाइम आई थी, बनी थी। तो ये हो गया देशज। देशज कहते हैं जो देश में बोली जाने वाले, जो देश अपने देश में बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, अपने देश में बोले जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चलो आओ बैठो, खाना खाई लो, है ना। मतलब ये सारी लैंग्वेजेस हैं। विदेशज क्या है? विदेशज उन्हें कहते हैं जो विदेश से आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे अपने देश में वैसे ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे ऑफिसर, ये विदेश से आया हुआ है शब्द, लेकिन यहाँ पे ज्यों कहते हैं इस्तेमाल होता है ऑफिसर, ठीक है। पुलिस, ये सब क्या है? बाहर से आए हुए हैं शब्द। कैंची तुर्की का शब्द है, ठीक है। चीनी, ये कहाँ का है? चीन का है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आप लोग पेज कहते हैं, ठीक है, तो ये भी चीन का है। पेज, पेजेस, ये सारी चीज़ें आपकी चीन से आई हुई हैं, और वो आपकी आ करके यहाँ पे विदेशों की चीज़ें आ करके यहाँ बोली जाने लगी। मशीन, ये यहाँ का नहीं है, बाहर का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बता सकते हैं। चाकू, ये सब चाकू वगैरह ये सब यहाँ नहीं बोले जाते, हमारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भी नहीं जानता। असल में पैदाइशी होता है ये सब, लेकिन मैं भी नहीं जानता। चाकू को हमेशा मैंने चाकू ही सुना। चाकू, कैंची, ये सब क्या है? एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, डिफिनेशन आप लोग लिखें। कैंची, ये सारे क्या हैं? विदेशज है। और देशज में क्या आएगा? देशज में आप लोग खुद ढूंढ करके लिखेंगे कि देशज में क्या क्या होता है, ठीक है ना। इसको आप लोग लिखेंगे। ये चार होते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। रचना के आधार पर शब्द चार तरीके के होते हैं। कितने टाइप के? चार टाइप के, 4 टाइप के, 4 प्रकार के। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज। देशज में क्या होता है कि जो हमारे देश में बोले जाने वाले शब्द होते हैं उसे ही हम कहते हैं देशज। जैसे लंगोट लिखवाए दे रहे हैं, लंगोट, ये क्या है? हमारे देश में बोले जाते है ना। बीड़ी, ये क्या है? यही बोले जाने वाले। अब विदेशज में क्या होता है? जैसे चाकू, कैंची, ग्लास, ये ज्यों का त्यों आ करके हमारे यहाँ यूज हो जाता है। अलमारी, अलमीरा जिसे आप बोलते हैं, इसे अलमारी कहते हैं। अलमारी जो है ज्यों का त्यों बोली जाती है, ये भी बाहर। तद्भव किसे कहते हैं? जिसमें
जिसके भाव में कोई भी एक्सचेंजेस, कोई भी बदलाव नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है तद्भव। इट मीन्स मोर, किसान, कुत्ता, है ना, इस टाइप से ये सारे क्या हो जाएंगे, तद्भव। मतलब ये संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में आकर के अपने भाव को ये चेंज करते हुए बोले जाते हैं या पढ़े जाते हैं। तत्सम किसे कहते हैं? इसमें तत्सम होता है संस्कृत का रूप, और यहाँ पर आकर के ये जब हिंदी में आता है तो ज्यों का त्यों ही रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ये अपने रूप को नहीं छोड़ता है, अपने रूप को नहीं बदल पाता, इसलिए इसे हम कहते हैं तत्सम रूप, तत्सम शब्द। जैसे मयूर है, मयूर मीन्स होता है मोर, लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो मयूर की मीनिंग मयूर ही होगी। कृषक, किसान, लेकिन इसको कृषक ही यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये तत्सम रूप है, आप देख करके पहचान जाएंगे। कुकुर यानी इसका मतलब होता है कुत्ता, लेकिन ये ज्यों का त्यों यूज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कुक्कुर ही कहेंगे, और तत्सम रूप ही कहेंगे इसको। तो ये पहचान हो गई इन सारी चीज़ों। जब आप कहीं पे देखें कि बिल्कुल देसी भाषा है तो आप समझ जाएं कि वो देशज है। जब आप कहीं पे देखें कुछ अटपटा सा लिखा हुआ है, पहचान बताए, चाकू, ग्लास, है ना, ऑफिसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, तब आप समझ जाइए ये विदेशज हैं, देशज नहीं है। ठीक है ना। जब तद्भव में देखिए, जब आपको सीधी सीधी चीज़ें लिखी हुई मिले, जैसे मोर, गधा, हाथी, ठीक है, घोड़ा, ये सारी चीज़ें अगर आपको सिंपल सिंपल सी मिले, किताब सिंपल सी मिले, तब आप समझ लीजिएगा कि ये तद्भव है। जब भी आपको चीज़ें कुछ अटपटी सी मिले, जैसे पुस्तक, पुस्तक थोड़ा सा अटपटा हो गया ना, तो समझ लीजिएगा कि ये तत्सम है। फिर मिल जाए आपको कुकुरा, ठीक है, और क्या मिल जाए इसी टाइप से, कृषक, मयूर, काका, काका यानी कौवा, कौवे को कहते हैं काका, ठीक है, वको, वक मिल जाए तो आप समझेंगे ये संस्कृत है, फौरन समझ जाएंगे। जब आपको अटपटा सा मिले तब आप फौरन ये जान जाएंगे कि ये तत्सम रूप। संस्कृत जानो ना जानो, लेकिन तत्सम रूप तो जान ही जाओगे। जब आपको सिंपल सिंपल से समझ में आने वाले मिले तो समझ लीजिए कि ये तद्भव। देशज मिले, जैसे लंगोट, बीड़ी, मतलब आप अपनी बुन, है ना, जो बोलते हो, वो मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये सब देशी यहीं के। और जब आपको एक्सचेंज होते हुए मिले, कुर्सी, ठीक है, मेज, ये सब कहाँ के हैं? ये सब जो है आपके बाहर के हैं, विदेशों के हैं, ये यहाँ के कुछ भी नहीं। बंदूक, ये भी बाहर का है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी बाहर की हैं, उन्हें हम कहते हैं विदेशज। मतलब देश को छोड़ करके जो विदेशों से आई हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल की हैं, उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। आज देखिए ये आपको दिया जा रहा है, इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा आप लोगों की, आने वाले टाइम में सब कुछ चेक होगा आपका, आप बेफिक्र रहिएगा, कोई चीज़ आपकी नहीं चेक होगी। एक एक चीज़ चेक करूँगा, जितना मैं बता रहा हूँ सब मैं नोट कर रहा हूँ मैं भी अपने पास। तो इस बात का ख्याल रखें आप लोग, बखूबी आप लोग करें। जो चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट में बोल दो, हाँ ये चीज़ नहीं आ रही सर, ये वाला टॉपिक नहीं। मैंने तो ये तक कह दिया कि अगर मैथ में भी आपको कोई चीज़ नहीं आती समझ में, देखिए मैथ में होता क्या, मेरे पास बुक तो है नहीं, उस बुक से आपको मैं बताऊंगा, न 5th की है, न 4th की है, न किसी क्लास की है। मैं प्रॉपर तो हिंदी ही पढ़ाता हूँ असल में। जब आप मुझे बुक देंगे सामने मेरे आएगी, उसके हिसाब मुझसे, जैसे किसी ने कहा क्यूब एंड क्यूब रूट बता दो, अब मैं ऊपर ऊपर बता दूंगा, मैं मुझे अंदर क्या मालूम क्या है, किस लेवल का है। फिर मैं जिस लेवल का मुझे आएगा मैं उस लेवल का छोटे से लेकर के बड़े तक बता दूंगा। तो ये टॉपिक होता है, इस तरीके से बताया जाता है। अब आप उसको नहीं समझ पाते, दोबारा नहीं पूछते, मैथ में पूछना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जो भी आपका है वो चैप्टर को पूरा सेंड करिए मेरे पास, तब आप देखिए क्लास आपको होगा, पूरी एक्सरसाइजेस करवा देंगे। लेकिन जब आप एक्सरसाइज नहीं भेजोगे, मुझे क्या पता क्या चल रहा है।
ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।